हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द सक्सेस केंद्रा। फ्रेंड्स देखिए, बिहार दरोगा नई भर्ती 2023 के लिए एडुटेरिया प्रैक्टिस सेट का आज हमारा यह छठा वीडियो है, यानी कि सेट नंबर 6 है। इससे पहले मैंने आपको सेट नंबर 1 से लेकर के 5 तक को पूरी डिटेल में कवर करा दिया था। अगर आपने इन वीडियोज़ को नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर चैनल पर चले जाइए, मैंने प्लेलिस्ट बना दिया है सभी का, सभी वीडियोज़ को देख लीजिएगा। आज का यह जो वीडियो है, बिहार मद्य निषेध में जो दरोगा की एसआई की वैकेंसी आई हुई है 2023 में, उसके लिए भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सेट को पूरा लगाइए और फ्रेंड्स अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो बेल आइकन है, घंटी का निशान है, उसको ज़रूर दबा लीजिएगा, ताकि जब भी बिहार दरोगा नई वैकेंसी 2023 से संबंधित कोई भी इम्पोर्टेंट वीडियो अपलोड किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए सेशन आज के स्टार्ट करते हैं। पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और जब सेशन समाप्त होगा तो इसको कम से कम एक ग्रुप में ज़रूर शेयर कर दीजिए। फ्रेंड्स, आज के सेशन का पहला प्रश्न पढ़ेंगे। पहला प्रश्न की लंबाई की न्यूनतम इकाई इनमें से कौन सा है? अगर आप आंसर जानते हैं तो आंसर कमेंट में दे करके बताते चलेंगे, और जब सेशन समाप्त होगा तो आप अपना स्कोर ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और इसमें बिल्कुल नए करंट अफेयर्स के साथ यह सेट आपके सामने मैंने उपलब्ध किया है। देखिए, ध्यान दीजिएगा, लंबाई की न्यूनतम इकाई जो है ये इसमें से फॉर्मीमीटर है। एक फॉर्मीमीटर बराबर होता है 10⁻⁻15 मीटर। इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। एक माइक्रोन बराबर कितना होता है? तो एक माइक्रोन बराबर 10⁻⁻6 मीटर होता है। एक नैनोमीटर बराबर कितना होता है? तो 10⁻⁻9 मीटर होता है। और एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। तो इन सभी पॉइंट्स को आप निश्चित रूप से ध्यान रखेंगे। दूसरा प्रश्न है कि ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र कौन सा है? ध्वनि की तीव्रता जो है यह डेसिबल में मापा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला जो यंत्र है, यह यंत्र जो है यह कौन सा है? ऑडियोमीटर है। ऑडियोमीटर राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, एनीमोमीटर जो है ये क्या करता है? तो यह वायु का वेग मापा जाता है इसके द्वारा। यहाँ पर देखिए, क्रोनोमीटर। क्रोनोमीटर एक उपकरण है जो जलयानों पर लगाया जाता है और इससे बिल्कुल सटीक समय का पता चलता है। ऑडियोफोन क्या है? तो देखिए, सुनने की शक्ति, जो श्रवण शक्ति है, उसमें सुधार लाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जा सकती है? संवेग का फॉर्मूला m भी होता है। m जो है यहाँ पर द्रव्यमान है और v जो है वेलोसिटी है, और यहाँ पर देखिए वेग का अनुपात, तो वेग का अनुपात v से भी कैंसिल हो गया, बचा क्या? तो m यानी कि द्रव्यमान इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती हैं? तो ये न्यूटन से पहले ही बता दिया था ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त जो थे ये गुप्तोत्तरकालीन गणितज्ञ और खगोल शास्त्री थे, जिन्होंने ब्रह्म सिद्धांत की रचना किया और सर्वप्रथम यह बताया कि पृथ्वी सभी वस्तुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। उसके बाद देखिए, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो देखिए फ्रेंड्स, जब वायु का बुलबुला झील की तली से उठकर के ऊपर की ओर आने लगता है तो तली की अपेक्षा ऊपर की ओर दाब घटने लगता है, जिसके कारण वायु के बुलबुले का आयतन बढ़ जाता है, जिससे आकार बढ़ जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, उसके आकार पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो बढ़ेगा। अगला प्रश्न है कि दाढ़ी बनाने के लिए उपयोग किया जाने वाला जो दर्पण है वो कौन सा है? तो अवतल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नाक, कान, आँख, गले के डॉक्टर जो हैं ये अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी का जो हेडलाइट होता है उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए, सोलर कुकर में भी अवतल दर्पण का ही इस्तेमाल किया जाता है। एक रडार जो शत्रु के वायुयान की उपस्थिति का पता लगाता है निम्न में से किस तरंग का प्रयोग करता है? तो यह तरंग जो है यह रेडियो तरंग है। कौन सी तरंग है? रेडियो तरंग है। ठीक है, रेडियो तरंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आपस में जुड़ी दो आवेशित वस्तुओं के बीच विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होती है यदि वे हैं तो समान विभव पर। ठीक है, समान विभव पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, ओम के नियम के अनुसार विभव धारा के समानुपाती होता है। यदि विभव समान होगा तो धारा भी समान होगी और इस कंडीशन में धारा प्रवाहित नहीं होगी। उसके बाद देखिएगा कि यहाँ पर मिलान करना है। देखिए, रेडियो का आविष्कार मार्कोनी ने किया है। ठीक है, सेफ्टी लैंप का
हम्फ्री डेवी ने, यहाँ पर देखिए डेवी दिया गया है, यहाँ मैं लिख देता हूँ हम्फ्री डेवी ने। एक्स किरण है ये, रॉन्गजन ने किया। एक्स किरण का किसने किया है? रॉन्गजन ने किया है, तो ये एक्स किरण हो जाएगा। और ट्रांजिस्टर का जो है किसने किया है? जॉन बार्डिन ने, जॉन बार्डिन ने। तो इसको आप लोग मिला लीजिएगा। राइट आंसर इसका 1, उसके बाद 4, फिर 3 और 2 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि एक ही प्रकार के परमाणु निम्न में से किस में मिलते हैं? एक ही प्रकार के परमाणु जो है यह किस में मिलते हैं? तो ये प्राकृतिक तत्वों में मिलते हैं। अगला प्रश्न कि जल अपघटन में ऊर्जा किस रूप में उत्पन्न होती है? जल अपघटन में ऊर्जा जो है यह किस रूप में उत्पन्न होती है? तो फ्रेंड्स यह ऊष्मा के रूप में उत्पन्न होती है। ऊष्मा के रूप में इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ बहुत कठोर और बहुत तन्य है? इनमें से यह पदार्थ जो है यह कौन सा है बताइए? तो फ्रेंड्स यह नाइक्रोम है। नाइक्रोम कैसा है? कठोर है और उच्च गलनांक के कारण यह तन्य होता है। नाइक्रोम राइट आंसर इसका हो जाएगा। विद्युत हीटर में इसका इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर देखिए टंगस्टन, टंगस्टन का गलनांक बिंदु अधिक होता है। यह तन्य धातु है परंतु यह कठोर नहीं है। ठीक है। विद्युत बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल निम्न में से किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो फ्रेंड्स यह विधि जो है यह निर्लवणीकरण विधि है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा यहाँ पर सूची दिया गया है, मिलान करना है। कास्टिक सोडा, तो कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम क्या होगा? तो सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होगा। उसके बाद देखिए हाइपो का, हाइपो का होता है सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट फॉर्मूला होता है Na2S2O3। ठीक है। नीलाथोथा का होता है कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट होगा। फॉर्मूला होता है नीलाथोथा का CuSO4 × 5H2O। तो ये सभी फॉर्मूला भी आपको ध्यान रखना है। बेकिंग सोडा का होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट, तो NaHCO3 इसका फॉर्मूला होता है। क्लियर है सब कुछ? चलिए आगे बढ़ेंगे कि निम्नलिखित में से कौन से बहुलक का उपयोग बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है? बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में किया जाता है केवलर का इस्तेमाल। किसका? केवलर का। केवलर यानी कि पॉलीएमाइड, तो केवलर भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि जेनेटिक्स निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? जेनेटिक्स जो है यह निम्नलिखित में से किसका अध्ययन है? तो यह आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन है। ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है जेनेटिक्स के अंतर्गत जीवधारियों में जीनों, आनुवांशिकता और विचरण का अध्ययन किया जाता है। जेनेटिक्स का जो शब्द है जेनेटिक्स, सर्वप्रथम इसका प्रयोग जो है विलियम वाटसन ने किया था। अच्छा, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जो है किसने किया था? तो जोहानसन ने किया था। ये सारे पॉइंट्स ध्यान रखेंगे। एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना निम्न में से किसने किया था? एक जीन एक एंजाइम की परिकल्पना जो है जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैंटम ने किया था। जॉर्ज बीडल और एडवर्ड टैंटम ने। तो ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा, डार्विन ने जो है विकास का सिद्धांत दिया था। ठीक है फ्रेंड्स। और ह्यूगो डी ब्रिज जो है इन्होंने उत्परिवर्तन का सिद्धांत दिया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया? तो ह्यूगो डी ब्रिज ने। यह प्रश्न पूछा जाता है। पौधे के कौन से भाग में से हल्दी प्राप्त होती है? तो हल्दी जो है यह तने से प्राप्त किया जाता है। तने राइट आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद देखिए मानव शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये प्रचुर मात्रा में ऑक्सीजन पाया जाता है सबसे ज़्यादा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन से परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? बताइएगा। देखिए 2022 तक में यानी कि 2213 पदों पर जो बिहार दरोगा की वैकेंसी आई हुई थी, वहाँ तक जितने भी प्रश्न बिहार दरोगा में पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हमने सब्जेक्ट वाइज आपको कवर कराया हुआ है। हिस्ट्री का अलग, पॉलिटी का अलग, ज्योग्राफी का अलग, साइंस का अलग। तो अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप सर्च कर लीजिए। सारे वीडियोज़ आपको यूट्यूब पर ही सर्च करेंगे तो मिल जाएगा। देखिए कौन सा परिवर्तन में ट्रिप्सिन एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है? तो यह प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन करने के लिए जो है ट्रिप्सिन नामक एंजाइम उत्प्रेरक का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा किसी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? अच्छा प्रश्न है। तो यह विटामिन B6 है।
विटामिन B6, ठीक है, ध्यान रखेंगे विटामिन B6। विटामिन ए की कमी से जो है रतौंधी होता है, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। मानव रक्त है, थोड़ा स्पष्ट आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं पढ़ करके सुना देता हूँ। मानव रक्त की सायंता का कारण क्या है? तो मानव रक्त की सायंता का मुख्य कारण जो है उसमें उपस्थित प्रोटीन की मात्रा है। तो रक्त में यहाँ पर प्रोटीन दिया गया है ऑप्शन नंबर ए में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे कि मानव गुर्दे में पथरी निम्न में से किसकी वजह से बनती है? तो पथरी जो है यह कैल्शियम ऑक्सलेट के कारण बनती है, ये आपको भी पता है। देखिए कौन सी ग्रंथि दुग्ध निष्कासन हार्मोन ऑक्सीटोसिन का स्रावन करती है? ऑक्सीटोसिन जो है यह स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से। पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। चलिए उसके बाद देखिएगा कि पृथ्वी पर अधिकांश ऑक्सीजन निम्न में से किसके द्वारा उत्पादित होती है? तो यह जो उत्पादित होती है यह शैवालों के माध्यम से, ठीक है। शैवाल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए प्रकाश संश्लेषण जो है इसका लगभग 90% भाग जलीय पौधे और शैवालों के द्वारा जो है यह उत्पन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेंगे। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह भारत में धात्विक खनिजों का प्रमुख स्रोत है? तो यह कौन सा शैल समूह है? तो यह है धारवाड़ समूह। धारवाड़ समूह की चट्टानें प्रमुख रूप से कर्नाटक के 3 जिलों धारवाड़, बिलारी, शिमोगा इन सब में पाई जाती है, ठीक है फ्रेंड्स। राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद देखिए बिलान करना है, पंपास घास का मैदान जो है ये कहाँ पर है? अर्जेंटीना में है। उसके बाद देखिए पूछताछ जो है ये हंगरी में है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको आप ज़रूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। यहाँ मैं स्टार लगा दे रहा हूँ। वेल्ड जो है ये दक्षिण अफ्रीका में है और डाउन्स जो है ये ऑस्ट्रेलिया में है, क्लियर। चलिए आगे बढ़ेंगे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि जापान की निम्नलिखित 4 द्वीपों का उत्तर से दक्षिण सही अनुक्रम क्या है? उत्तर से दक्षिण, तो ये फ्रेंड्स हैकेंडो है, होन्शु है, शिकोकू है और क्यूशू है, ठीक है। जापान का सबसे बड़ा द्वीप जो है होन्शु द्वीप है, याद रखेंगे होन्शु द्वीप, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि मध्य प्रदेश का मलाज खंड निम्नलिखित में से किस खनिज के उत्पादन में देश में अग्रणी है? तो फ्रेंड्स यह जो है तांबा अयस्क के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, याद रखेंगे। अच्छा राजस्थान का खेतड़ी भी तांबा की खदानों के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश का एक नेपा नगर है, नेपा नगर, ये अखबारी कागज़ के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। तो राइट आंसर यहाँ देखिए तांबा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र लौह अयस्क और कोयला क्षेत्र में न होकर के दोनों के लगभग मध्य में स्थित है? यह कौन सा है? तो फ्रेंड्स यह है जमशेदपुर। जमशेदपुर लौह इस्पात संयंत्र को कोयले की प्राप्ति झरिया की खानों से एवं लौह अयस्क की प्राप्ति मयूरभंज की खदानों से होती है, तो ये जमशेदपुर हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर है। दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर जो है यह कितना है? तो फ्रेंड्स यह 17.64% है, कहीं कहीं आपको 17.7% भी देखने को मिलेगा। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न करेंगे कि पृथ्वी की सतह से अंदर की ओर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान बढ़ता है। पृथ्वी की सतह से बताइए, तो राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वी के सतह से नीचे जाने पर प्रति 32 किलोमीटर की गहराई पर 32 किलोमीटर की गहराई पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान जो है ये बढ़ता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। चलिए और क्षोभ मंडल में तापमान की गिरावट की दर प्रति 165 मीटर है। 165 मीटर ऊपर जाने पर 1 डिग्री सेंटीग्रेड जो है तापमान कम हो जाता है। उसके बाद देखिए भारत के निम्नलिखित पर्वतों में से कौन सा प्राचीनतम पर्वत है? तो इसमें से जो है आपको पता है यह अरावली है, अरावली याद रखेंगे, ठीक है। चलिए इसकी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट आबू है, इसकी ऊंची चोटी माउंट आबू के निकट जो है गुरु शिखर है, गुरु शिखर, ठीक है, अरावली हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से पाक्योंग विमानपत्तन कहाँ स्थित है? पाक्योंग जो है यह कहाँ पर है फ्रेंड्स? यह सिक्किम में है, सिक्किम के गैंगटोक में है, सिक्किम की राजधानी गैंगटोक में है। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षांश अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को पृथक करता है? अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को ये 10 डिग्री
राइट आंसर हो जाएगा। 8 डिग्री जो है यह मालदीव और मिनिकॉय को अलग करता है, यानी कि इसके मध्य है मालदीव और मिनिकॉय के। 9 डिग्री जो है 9 डिग्री लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में है। सभी पॉइंट्स को ध्यान रखेंगे। चित्तपावन निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रमुख जनजाति है? तो चित्तपावन जो है यह कहाँ की है? महाराष्ट्र की है। अच्छा, बार्ली भी पूछा जाता है। बार्ली इस तरह से लिखा रहेगा या फिर ऐसे लिखा मिलेगा आपको बार्ली, ये कहाँ की है? तो ये महाराष्ट्र की ये भी है। अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है? तो ये फ्रेंड्स कहाँ बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा? तो फ्रेंड्स यह जो है यह कलकत्ता हाई कोर्ट का क्षेत्राधिकार है। कोलकाता राइट आंसर हो जाएगा। जिला न्यायाधीश, देखिए जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति जो है आर्टिकल 233 के अंतर्गत किया जाता है। क्लियर है? तो ये 233 हो जाएगा। उसके बाद देखिए निम्नलिखित इसमें से चुनना है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 में अंतर्विष्ट अनुदेश पत्र को वर्ष 1950 में भारतीय संविधान के किस रूप में समाविष्ट कर लिया गया? तो ये किया गया था, बताइए राइट आंसर। देखिए नीति निर्देशक तत्व भारत सरकार अधिनियम 1935 में उल्लेखित अनुदेशों के समान जो भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार द्वारा गवर्नर जनरल और औपनिवेशिक काल के गवर्नरों को जारी किए जाते थे, वर्ष 1950 में इसे नीति निर्देशक तत्व के रूप में समाविष्ट किया गया था। बताइए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर इसका बी होगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसदीय शासन व्यवस्था के कथन में निम्नलिखित बिंदुओं पर विचार कीजिए और असत्य कथन की पहचान करना है। देखिए इसमें से असत्य कथन जो है ये आपका ऑप्शन नंबर डी है। संसदीय शासन व्यवस्था को कनाडा के संविधान से लिया गया। संसदीय जो है ये ब्रिटेन से लिया गया। संघात्मक जो है इसको कनाडा से लिया गया है। ठीक है, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए यही जो है गलत दिया गया है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, ये तो बिल्कुल सही दिया गया है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुई है? तो ये आपका हो जाएगा भारतीय परिषद अधिनियम 1892। क्लियर है, ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा आंसर। इसमें से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है? संघ संविधान समिति के जो अध्यक्ष थे ये पंडित जवाहरलाल नेहरू। मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेंड्स ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो ये गलत दिया गया है। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल, प्रारूप समिति बाबा साहब अम्बेडकर। ठीक है, संचालन समिति के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से ग्रहण किया गया है? तो फ्रेंड्स यह कहाँ से ये किया गया है? ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची। ठीक है, उसके बाद बात करें तो प्रस्तावना की भाषा, ये भी ध्यान रखेंगे। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से ही लिया गया है। अगला प्रश्न है, और प्रस्तावना लिया गया है यूएसए से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। निम्नलिखित में से किसने पहली बार भारत के लिए संविधान सभा के सिद्धांत को स्वीकृत किया? तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर इसमें से बताइए। अगस्त प्रस्ताव के रूप में, अगस्त प्रस्ताव इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे कि भारत के संविधान के निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये होता है कहाँ पर? तो ये प्रस्तावना में, उद्देशिका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, चलिए भारतीय संविधान की उद्देशिका में आधारभूत दर्शन एवं नैतिक मूल्यों का उल्लेख है, जो हमारे संविधान के आधार का स्वरूप भी है। भारत के संविधान के तहत निम्नलिखित में से कौन सा एक मौलिक अधिकार नहीं है? देखिए समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, नागरिकता का अधिकार जो है ये मौलिक अधिकार नहीं है। नागरिकता जो है भाग 3 में मौलिक अधिकार दिया गया है 12 से 35 तक में, और नागरिकता जो है ये भाग 2 में है। भाग 2 में अनुच्छेद 5 से लेकर के 11 तक में। चलिए निम्नलिखित में से किस रिट का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? तो आपको पता है कि 5 प्रकार का रिट आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, और यहाँ पर 4 रिट दिए गए हैं। ठीक है, 5वां रिट मैं आपको प्रतिषेध बता देता हूँ। ठीक है, एक मिनट रुकिए, प्रतिषेध। ठीक है, बाकी यहाँ पर देखिए बंदी प्रत्यक्षकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा लेख, उत्प्रेषण और प्रतिषेध लेख। ठीक है, तो ये आपका हम आदेश देते हैं, ये आपका हो जाएगा परमादेश। उसके बाद देखिए तीव्रतम समावेशी विकास की इस पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य था? तो ये था 11वीं पंचवर्षीय योजना का। 11वीं पंचवर्षीय योजना राइट आंसर हो जाएगा। 2007 से लेकर के 2012 तक इसका समयावधि रहा था। ठीक है,
चलिए 12 पंचवर्षीय योजना है टोटल, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्व शिक्षा अभियान योजना के तहत जो है वित्तीय व्यवस्था हेतु केंद्र तथा राज्य सरकार का योगदान किस अनुपात में है। अब देखिए इसमें क्या हुआ था कि दरअसल केंद्र सरकार ने ऐसा निर्णय लिया था कि केंद्र का हिस्सा 50% कर दिया जाएगा और राज्य का भी 50%। लेकिन कुछ राज्य सरकार जैसे कि बिहार, उड़ीसा, पुडुचेरी, तमिलनाडु, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, इन सब ने जो है इस पर जो है आपत्ति जताई थी, चिंता व्यक्त किया था। उसके बाद जो है फ्रेंड्स देखिए नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया यानी कि नीति आयोग द्वारा इस पर जो है केंद्र सरकार ने सहमति फिर से जता दी कि नहीं, ये 60% रहेगा। तो 60 और 40 का अनुपात होता है। चलिए नई आर्थिक नीति के 3 प्रमुख आयाम कौन कौन से हैं। नई आर्थिक नीति के 3 आयाम जो हैं यह आपसे पूछा जा रहा है। तो ये 3 आयाम जो हैं यह निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण है। तो ऑप्शन नंबर इसका डी उपरोक्त सभी राइट आंसर हो जाएगा। भारत में नई आर्थिक नीति 1991 में पीवी नरसिम्हा राव के शासनकाल में आई थी, जब वे प्रधानमंत्री थे उस समय। ठीक है, चलिए, और ये 3 इसके प्रमुख आयाम हैं, निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण। चलिए अगला प्रश्न है कि मुद्रा की दशमलव प्रणाली की शुरुआत भारत में कब की गई थी। तो दशमलव प्रणाली की शुरुआत जो है ये किया गया था 1 अप्रैल 1957 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1957 को। रंगराजन समिति का संबंध किससे है। रंगराजन समिति का संबंध जो है यह भुगतान संतुलन से है। भुगतान संतुलन हो जाएगा। रंगराजन जो है ये आपके आरबीआई के गवर्नर भी रह चुके हैं। जीवमंडल आरक्षित परिरक्षण क्षेत्र है। तो फ्रेंड्स यह आनुवांशिक विभिन्नता के, ठीक है, आनुवांशिक विविधता से संबंधित है, ध्यान रखेंगे। चलिए ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि निम्न रक्षित क्षेत्रों पर जो है विचार करें। बताइए कौन सा इसमें से बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है। इसमें से बाघ आरक्षित क्षेत्र जो है यह कौन सा घोषित है। तो बांदीपुर है। ठीक है, बांदीपुर। उसके बाद देखिए इसमें से मानस भी है और सुंदरबन भी है। तो 1, 3 और 4 राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भीतरकनिका जो है यह उड़ीसा में राज्य में है और यह जो है फ्रेंड्स यहाँ मगरमच्छ जो होते हैं उसके लिए यह प्रसिद्ध है। बांदीपुर कहाँ पर है आप कमेंट करके बताइए। मानस जो है यह असम में है, सुंदरबन जो है यह पश्चिम बंगाल में। बांदीपुर कहाँ पर है आप ज़रा कमेंट करके बताइए। चलिए उसके बाद देखिए विश्व का प्रथम एयरपोर्ट कौन है जो पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित एयरपोर्ट है। तो यह कोचिन हवाई अड्डा है। यह दुनिया का पहला सौर ऊर्जा संचालित हवाई अड्डा है। तो राइट आंसर यहाँ पर कोची हो जाएगा। इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो। विश्व मौसम विज्ञान संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। देखिए फ्रेंड्स ये जो संगठन है विश्व मौसम विज्ञान संगठन, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर जो है कहाँ पर है। तो इसकी हेडक्वार्टर जो है यह जेनेवा में है। तो यहाँ पर देखिए जेनेवा राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस युद्ध में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को बुरी तरह से परास्त किया था। तो यह याद होगा वांडीवास का युद्ध है जो कि 1760 में हुआ था। वांडीवास का युद्ध है। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिएगा कि ब्लैक होल की घटना कहाँ घटित हुई थी। ब्लैक होल की घटना जो है यह सिराजुद्दौला जो था बंगाल के नवाब, इसी के समय में हुई थी 20 जून 1756 को। 20 जून 1756 को। ठीक है फ्रेंड्स, और राइट आंसर इसका कलकत्ता हो जाएगा। तो कलकत्ता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा कि भारतीय सिविल सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे। तो इनका नाम क्या है, सत्येंद्रनाथ टैगोर है। ठीक है, ये रविंद्रनाथ टैगोर के भाई हैं, याद रखेंगे सत्येंद्रनाथ टैगोर। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। शीत युद्ध से क्या अभिप्राय है। तो पूर्व और पश्चिम के बीच तनाव, पूंजीवादी साम्यवादी देशों के बीच वैचारिक दुश्मनी और महाशक्तियों के मध्य तनाव। तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में कब अपनाया गया था। तो ये अपनाया गया था 1905 में। ठीक है फ्रेंड्स, 1905 में बंगाल का जब विभाजन लॉर्ड कर्जन किया था, जब घोषणा किया था, इसके बाद स्वदेशी आंदोलन की घोषणा की गई थी और इस दिन ब्रिटिश वस्तुओं को बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया था। 1905 राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगस्त 1947 में स्वतंत्रता दिवस के समारोह में
निम्न में से कौन नेता उपस्थित नहीं था? तो फ्रेंड्स ये कौन थे? ये राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए? गांधी जी थे। गांधी जी उस दिन जो है बंगाल के नोआखली में थे। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। संविधान सभा का उद्देश्य प्रस्ताव को कब स्वीकार किया गया था? तो फ्रेंड्स यह स्वीकार किया गया था 22 जनवरी 1947 को, और इसे 13 सितंबर 1946 को पेश किया गया था। तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पर 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था, और स्वीकार कब किया गया था? तो 22 जनवरी 1947 को। उसके बाद देखिए ऑल इंडिया स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस का गठन कब हुआ था? तो 1927 में हुआ था। 1927 में किस स्थान से एक ही कब्र के 3 मानव कंकाल, एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं? तो फ्रेंड्स यह प्राप्त हुआ है कहाँ से? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दमदमा। चलिए, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले कहाँ किया गया था? तो ये सर्वप्रथम भारत में किया गया था। भारत राइट आंसर हो जाएगा। उस जनजाति का नाम बताएं जो ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन से संबंधित नहीं है। पंचजन से संबंधित जो हैं ये थे यदु, पुरु, अनु, तरवुषु और द्रहुयु। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए राइट आंसर यहाँ पर कीकट हो जाएगा। कीकट इसमें संबंधित नहीं था। चलिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत में निम्नलिखित में से किसने नियमित रूप से सोने के सिक्के चलवाए थे? तो ये कुषाणों ने चलवाए थे नियमित रूप से। ठीक है, चलिए ये कुषाण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कनिष्क जो था इसी वंश का था। गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर क्या थी? तो गुप्त युग में भूमि राजस्व की दर जो थी ये 1/6 थी। ठीक है, गुप्त वंश 1/6 भूमि राजस्व थी इसकी। तो 1/6 इसका जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, उसके बाद यहाँ से मैं आपको करंट अफेयर्स के 25 प्रश्न कवर करवा दे रहा हूँ। ठीक है, पढ़िए। मेघालय के नए राज्यपाल जो हैं कौन बनाए गए हैं? मेघालय के नए राज्यपाल जो हैं कौन बनाए गए हैं? बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पी चौहान। ठीक है, ये मेघालय के नए राज्यपाल बनाए गए हैं। बिहार के नए राज्यपाल का नाम याद रखना है, राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर को। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए लक्ष्मण आचार्य जो हैं ये इनको जो है सिक्किम का नया राज्यपाल बनाया गया है। उसके बाद देखिए सैली ऐप को किस सरकार के द्वारा जारी किया गया है? तो सैली ऐप को जो है केरल सरकार के द्वारा जारी किया गया है। इस ऐप को जारी करने का उद्देश्य राज्य के लोगों की जीवन शैली को सुधारना है। उसके बाद देखिए दस्तलिक युद्धाभ्यास। दस्तलिक जो है यह युद्धाभ्यास 2023 में इसका आयोजन कहाँ किया गया? दस्तलिक जो है यह किसके बीच होता है? तो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य होता है, और इसका आयोजन जो है कहाँ पर किया गया है? तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड में। उसके बाद देखिएगा कि जल संरक्षण पर पहला अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का आयोजन नई दिल्ली में किया गया। इसका विषय क्या था? वाटर विजन @2047 था। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अर्जुन अवार्ड 2022 से सम्मानित श्री अमित का संबंध किस खेल से है? तो इनका संबंध जो है बॉक्सिंग से है। बॉक्सिंग राइट आंसर हो जाएगा। राजा राम मोहन राय पुरस्कार 2023 से किससे सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किसको किया गया है? BK प्रसाद को। चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 में सबसे कम उम्र के एथलीट कौन बने थे? तो ये सबसे कम उम्र के अनाहत सिंह हैं। ठीक है, चलिए किस खिलाड़ी के नाम पर रायबरेली स्थित हॉकी स्टेडियम का नाम रखा गया है? तो ये रखा गया है रानी रामपाल। ये हॉकी की खिलाड़ी हैं, याद रखेंगे, रानी रामपाल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखो वर्ष 2023 में किसे एबल पुरस्कार के लिए चुना गया है? तो इनका नाम क्या है? इनका नाम है लुइस कैफेरेली। लुइस कैफेरेली राइट आंसर हो जाएगा। एबल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अगला प्रश्न कर लेंगे कि किसने कॉल बिफोर यू डिग नाम से ऐप जारी किया है? तो ये जारी किया है किसने? नरेंद्र मोदी जी ने। ठीक है, इसका संबंध सड़क की खुदाई से है, तो नरेंद्र मोदी राइट आंसर हो जाएगा। किस देश ने हाल ही में घोड़े यात्रा त्यौहार शुरू किया है? तो घोड़ा यात्रा त्यौहार जो है यह नेपाल में शुरू किया गया है, नेपाल में। ठीक है, नेपाल इसका राइट आंसर हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस 2021 का विषय क्या था? अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस जो है राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फॉरेस्ट एंड हेल्थ। ठीक है, फॉरेस्ट एंड
हेल्थ, और भारत का पहला फॉरेस्ट यूनिवर्सिटी तेलंगाना में खोला गया है, यहाँ 2023 बनाई है, ठीक है, फॉरेस्ट एंड हेल्थ। चलो उसके बाद देखिएगा कि एनबीडी के नए सदस्य देश के रूप में किसे शामिल किया गया है। तो एनबीडी यानी कि न्यू डेवलपमेंट बैंक, यह ब्रिक्स का बैंक है और मिस्र को जो है नए सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। एनबीडी का हेडक्वार्टर शंघाई में है, चाइना के, याद रखेंगे। हाल ही में किस सांसद की सदस्यता लोकसभा सचिवालय के द्वारा निरस्त किया गया है, तो ये आपको भी पता है, राहुल गांधी हैं। हाल ही में जियो सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो ये सूर्य कुमार यादव बने हैं, सूर्य कुमार यादव। डीजल परिवहन के लिए मैत्री पाइपलाइन जिसकी लंबाई 131 किलोमीटर है, यह किन दो देशों के मध्य है, तो यह भारत और बांग्लादेश के मध्य में है। चलिए उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 महिला एकल का खिताब किसने जीता है, तो इनका नाम है एरिना शबलेंका, ठीक है। ये कहाँ की हैं, ये बेलारूस की हैं। और पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविच, जो कि सर्बिया के हैं। हाल ही में किस राज्य ने 19 नए जिलों के गठन का ऐलान किया है, तो यह राज्य राजस्थान है, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान, ठीक है। और इसके साथ ही अब राजस्थान में जिलों की संख्या जो है यह 50 हो जाएगी। ग्लोबल फायर इंडेक्स 2023 में जो है भारत का स्थान, ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, इसका पूरा नाम है ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स, भारत का स्थान इसमें चौथा है। पहले स्थान पर अमेरिका, दूसरा स्थान पर रूस, तीसरा स्थान पर चाइना है। चलिए अगला प्रश्न करेंगे कि एक देश एक उर्वरक योजना को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। एक देश एक उर्वरक योजना को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कुल वाहनों में 30% इलेक्ट्रिक वाहन करने का लक्ष्य भारत सरकार के द्वारा कब तक रखा गया है, तो ये रखा गया है 2030 तक। और जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य 2070 तक रखा गया है, जीरो कार्बन उत्सर्जन 2070 याद रखेंगे। और 30% इलेक्ट्रिक वाहन का लक्ष्य ये 2030 तक। उसके बाद देखिएगा कि ऑस्ट्रेलियन ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया है, तो ये सम्मानित किया गया है अमर सिंह को, ठीक है। अमर सिंह को यह अवार्ड उन्हें प्राकृतिक आपदा के क्षेत्र में योगदान देने के लिए दिया गया है। उसके बाद देखिएगा कि बोला टिनुबू कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं। बोला टिनुबू जो है ये कहाँ के नए राष्ट्रपति बने हैं, तो ये नाइजीरिया के बने हैं। उसके बाद देखिए विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली महिलाओं की सूची में कितने भारतीय महिलाओं को शामिल किया गया है, तो भारत की 6 महिलाओं को शामिल किया गया है, जिनमें निर्मला सीतारमन, रोशनी नादर, कृष्णा मजुमदार, किरण मजुमदार, फागुनी नायर, माधवीपुरी बुच, सोमा मंडल शामिल हैं। तो 6 राइट आंसर हो जाएगा। हाल ही में वाईके अलग का निधन हो गया है, इनका संबंध किस क्षेत्र से है, वाईके अलग, ठीक है फ्रेंड्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह पूर्व अर्थशास्त्री भी थे और पूर्व केंद्रीय मंत्री भी थे, ध्यान रखेंगे। तो राजनीति से भी संबंध है इनका और ये अर्थशास्त्री भी थे। वाईके अलग समिति का नाम आपने सुना भी होगा, ठीक है फ्रेंड्स। ये 95 प्रश्न मैंने आपको कवर कराए हुए हैं। अपने स्कोर बता दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसको शेयर कर दीजिए।